नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं गरीब गौरी की दर्द भरी प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अनुराग ने अभी कुछ कहा तो नहीं था किसी से, लेकिन गौरी के लिए उसके मन में सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी। आखिर उससे इस घर में सबसे पहले मिलने वाली सदस्य गौरी ही थी। अनुराग ने यह सोच करके एक रोटी का निवाला तोड़ करके मुंह में रख लिया कि कहीं नीता और उसका हस्बैंड फिर से खाना ना खाने की वजह उससे ना पूछने लगे। अनुराग ने खाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में गौरी की ही बात घूम रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, देखने से तो यही पता लगता है कि गौरी जी नीरज जी के घर की ही सदस्य हैं, फिर उनके साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है। सभी आराम से खाना खा रहे हैं, मगर बेचारी गौरी जी सब के लिए खाना बनाने में ही व्यस्त हैं। किसी ने उनसे क्यों नहीं कहा कि वह भी खाना खा लें। बेचारी गौरी जी सब के साथ कितने अच्छे से पेश आती हैं, फिर उनके साथ दूसरों सा बर्ताव किस लिए। कुछ तो बात जरूर है जो हम नहीं जानते हैं। अनुराग मन में सोचते सोचते धीरे धीरे अपनी प्लेट की ओर देखता हुआ खा रहा था, और यह बात पास बैठी नीता ने नोटिस कर ली थी। और तब नीता ने अनुराग से कहा, क्या हुआ सर, आप खाना इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे हैं? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? गौरी भी वहां अभी रोटियां रखने आई थी और उसने नीता की कही बात सुन ली थी, इसलिए तब गौरी ने अनुराग से कहा, शायद आपको हमारे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लग रहा है सर। अगर आपको यह खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो कुछ और बनाने को कहेंगे हम बना देंगे, लेकिन प्लीज आप भूखे मत रहिएगा। गौरी की बात सुन करके अनुराग ने मुस्कुरा करके कहा, गौरी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। गौरी कुछ कह पाते उससे पहले नीता ने बीच में बोलते हुए कहा, तब फिर आप इतने धीरे धीरे खाना क्यों खा रहे हैं? तब गौरी ने भी नीता का साथ देते हुए अनुराग से कहा, आप शायद हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं कि खाना अच्छा बना है। अगर खाना सच में अच्छा बना है तो फिर बताइए कि आप इतना धीरे क्यों खा रहे हैं। अनुराग सच अभी किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, बस कुछ सोच रहे थे इसलिए खाना धीरे धीरे खा रहे थे। तब नीरज ने अनुराग का साथ देते हुए कहा, सर बड़े बाबू की पोस्ट पर हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और फिर अभी नए नए बड़े बाबू बने हैं, इसलिए शायद उसी विषय में सोच रहे होंगे। आगे नीरज ने अनुराग की ओर देखते हुए कहा, हमने सही कहा ना सर? अनुराग कुछ कहना ही चाह रहा था कि गौरी ने हिम्मत जुटा करके बीच में बोलते हुए अनुराग से कहा, हमारा मानना है कि खाना खाते समय अधिक नहीं सोचना चाहिए। नीता का मूड अभी ठीक था, इसलिए उसने गौरी का साथ देते हुए अनुराग से कहा, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। तब अनुराग ने गौरी से कहा, धन्यवाद गौरी जी हमें इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। गौरी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं सर, अब आप आराम से खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और कह करके गौरी वापस किचन की ओर चली गई और अनुराग अब आराम से खाना खाने लगा। खाना खा लेने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए और तब गौरी ने अपना बाकी काम निपटाया और फिर वह भी एक प्लेट में अपने लिए खाना लेकर के खाना खाने बैठ गई। अनुराग के रूम से डाइनिंग टेबल दिखती थी। अनुराग अपने रूम का गेट बंद कर रहा था कि तभी उसकी नजर अकेली बैठी खाना खा रही गौरी पर पड़ी, जो कि सिर झुकाए चुपचाप खाना खा रही थी। अनुराग को गौरी का अकेला खाना खाते देख करके बहुत दुख हुआ। उसके मन में ख्याल आया कि वह जा करके गौरी से बात करे, उसकी इस मजबूरी के बारे में जाने, लेकिन वह फिर यह सोच करके रह गया कि अभी इस घर में नया है, किसी को ठीक से जानता भी नहीं, अभी गौरी से बात करना ठीक नहीं होगा। यही विचार करके उसने अपने रूम का गेट बंद कर लिया। गौरी खाना खा लेने के बाद अपनी सास के रूम में अपने बेटे को लेने चली गई। जब सरोज ने गौरी को देखा तो उससे पूछा, ये कौन मेहमान आए हैं अपने घर में? हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं है इनके बारे में।
गौरी सरोज के पास बैठ गई और उसने पैर दबाते हुए मुस्कुरा करके कहा, भाई साहब की ऑफिस के नए बड़े बाबू हैं, हमें तो वह बहुत ही भले आदमी जान पड़ते हैं मम्मी। सरोज ने गौरी पर प्यार से बिगड़ते हुए कहा, बड़े बाबू के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बताओ कि हमने तुमसे कितनी बार मना किया है कि बेटा हमारे पैर मत दबाया करो। खुद ही दिन भर इतना काम करके थक जाती हो, अगर हमारे पैर भी दबाओगी तो और भी तो थक जाओगी, तो फिर हमारी बात क्यों नहीं मानती हो तुम। गौरी ने मुस्कुरा करके कहा, आपके पैर दबाने से हमें थकान नहीं बल्कि ताकत की अनुभूति होती है मम्मी जी। सरोज, बातों में तुमसे जीत पाना मुश्किल है, हम ही उठ करके बैठ जाते हैं, नहीं तो तुम कहाँ मानने वाली हो। गौरी, अच्छा नहीं दबाते पैर, पर आप लेटी रहिए। सरोज, अरे इतनी देर से लेटे ही तो हैं, अब जरा बैठ जाने दो बेटा। और तब सरोज उठ करके बैठ गई और गौरी की ओर देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या कह रही थी कि बड़े बाबू भले आदमी जान पड़ते हैं, तुम यह कैसे कह सकती हो कि बड़े बाबू भले आदमी हैं। गौरी ने सरोज की ओर देखते हुए कहा, हम मानते हैं मम्मी जी कि हमें आपके बराबर तो तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी समझ है बस उसी से अनुमान लगा लिया हमने। सरोज, किसने कहा कि तुम में थोड़ी सी समझ है, हम कहते हैं कि तुम में तो बहुत समझ है। तब गौरी ने प्यार से सरोज के गले से लग करके कहा, आप कितनी अच्छी हैं मम्मी जी। सरोज ने गौरी के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो बेटा। और फिर आगे सरोज ने गौरी के गले से अलग हो करके उसकी ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब ये बताओ कि तुमने इतनी जल्दी जाना कैसे कि बड़े बाबू भले आदमी हैं। गौरी ने सरोज की बात का जवाब देते हुए कहा, किसी के बोलने चालने के तरीके से उनके व्यक्तित्व की कुछ पहचान तो हो ही जाती है, बस उसी से हमें भी लगा कि शायद बड़े बाबू भले आदमी ही होंगे। सरोज ने गौरी को समझाते हुए कहा, किसी को इतनी जल्दी अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए जब तक कि सामने वाले के बारे में ठीक से जान ना लो। गौरी, तभी तो हमने शायद लगाया था मम्मी जी, अगर बड़े बाबू से ठीक से परिचित होते तो शायद थोड़े ही लगाते। सरोज, अच्छा तब ठीक है, और इस बात से अब यह भी पता लगता है कि तुम कितनी चतुर हो। गौरी, मम्मी आप हमारी इतनी तारीफ मत कीजिए, वैसे आपके साथ का ही असर है मम्मी जी, वरना। गौरी अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले सरोज ने बीच में बोलते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन गौरी तुम पहले से ही बहुत चतुर और गुणी महिला हो। गौरी, अच्छा अब ये बात छोड़िए मम्मी, नहीं तो आप हमारी और तारीफ करती रहेंगी। और फिर गौरी ने सरोज से आगे कहा, अच्छा मम्मी जी ये बताइए कि दीपक आपको तंग तो नहीं करते हैं। सरोज ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, दीपक तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारी तरह सीधे साधे हैं, शायद वह भी अपनी माँ की तकलीफ समझते हैं। जब नींद आ जाती है उन्हें तो सो जाते हैं, और जब सोना नहीं होता तो चुपचाप अकेले खेलते रहते हैं। नजर ना लगे गौरी तुम्हारे बेटे को, लेकिन बहुत प्यारे बेटे हैं गौरी तुम्हारे दीपक। तब पास सो रहे दीपक के सिर पर गौरी ने प्यार से हाथ फेरा और फिर उसके माथे को चूम करके सरोज से कहा, आप सही कह रही हैं मम्मी, शायद वह भी हमारा दर्द समझते हैं, और समझेंगे भी क्यों नहीं, जानते होंगे कि उनकी माँ कितनी अभागी है। कहते हुए गौरी की आंखों से आंसू बह करके उसके गालों पर आ गए थे। तब सरोज ने गौरी को समझाते हुए कहा, ये क्या गौरी, तुम रो रही हो बेटा, और अभागा कह करके खुद को क्यों कोसती हो तुम। ये जीवन है, सुख दुख का तो जीवन से नाता होता है। अगर आज दुख भरी रात है बेटा, तो आने वाली सुबह खुशियां लेकर के भी आएंगी। यही सोचना चाहिए इंसान को, ना कि दुख का रोना रोना चाहिए। गौरी, आपकी बात सही है मम्मी, लेकिन क्या करें हम भी तो इंसान ही हैं। जब दुख सहा नहीं जाता तो आंखों से आंसू बन करके बाहर आ जाते हैं। गौरी ने आगे दीपक की ओर देखते हुए कहा, मम्मी इन मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा है, बेचारे ने तो अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं, और दुखों ने बचपन से ही उनके जीवन को घेर लिया। पिता का साया तो जन्म से पहले ही छिन गया था, और माँ है तो भी उनका ख्याल नहीं रख पाती है। मम्मी, हम ही जानते हैं कि हमारा कितना मन होता है अपने दीपक के साथ समय बिताने का, उन्हें माँ का लाड प्यार देने का, मगर क्या करें, अपने ही बेटे को खिलाने तक का समय नहीं मिल पाता हमें। अगर हम इतने अभागे ना होते तो क्या बेटे के सामने होने के बाद भी उन्हें अच्छी तरह से माँ का प्यार ना दे पाते। गौरी की दुख भरी बातें सुन करके सरोज के सब्र ने भी जवाब दे दिया, और नमी
अब उनकी आंखों में भी उतर आई थी और तब उन्होंने गौरी को अपने गले से लगाते हुए कहा, मत रो बेटा, हम समझ सकते हैं तुम्हारी पीड़ा को, तुम दुखी मत हो बेटा, इस माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की खुशियां जरूर मिलेंगी। किसी तरह सरोज के समझाने पर गौरी चुप हो गई। तब सरोज ने गौरी से कहा, बेटा गौरी, अब रात बहुत हो गई है, जा करके सो जाओ बेटा, तुम्हें सुबह जल्दी जागना होता है। तब गौरी ने अपने बेटे को गोद में उठाया और वहां से अपने रूम की ओर चली गई। दीपक सो रहा था तो गौरी ने उसे लिटा दिया। उसका मन किया कि वह दीपक को जगा दे और उससे बातें करे, उसे खिलाए, लेकिन दीपक की नींद का ख्याल कर उसने दीपक को नहीं जगाया था, लेकिन उसके पास बैठी उसे प्यार से निहारती रही। और जब गौरी को भी नींद आने लगी तो वह भी अपने बेटे के पास लेट गई और कुछ देर में ही उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह गौरी रोजाना की तरह ही जल्दी जाग करके घर की साफ सफाई करने लगी। गौरी आज भी रोजाना की तरह झाड़ू लगा रही थी। अनुराग को सुबह जल्दी जागने की आदत थी और इसी अच्छी आदत के चलते वह आज भी जल्दी जाग गया था। जब अनुराग ने सुबह जागने के बाद अपने रूम का गेट खोला तो गौरी को झाड़ू लगाते पाया। तभी अनुराग को याद आया कि जब रात को वह सोने जा रहा था तब गौरी अकेली बैठी खाना खा रही थी। तो उसने सोचा जब गौरी ने इतनी देर में खाना खाया था तो सोई भी वह देर से ही होगी। और देखो बेचारी को सुबह इतनी जल्दी जाग भी गई और अब झाड़ू भी लगा रही है। गौरी सिर झुकाए झाड़ू लगा रही थी। उसने वहां अभी अनुराग को नहीं देखा था। अनुराग ने पहले तो सोचा कि वह गौरी से बात ना करे, लेकिन गौरी की हालत देख करके उसके मन में गौरी के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो गई और वह तब गौरी के पास गया और उसने गौरी से कहा, गुड मॉर्निंग गौरी जी। गौरी ने अचानक से अनुराग की आवाज सुनी तो उसने अनुराग की तरफ हैरानी से देखा और झिझकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गौरी के गुड मॉर्निंग को सुन करके अनुराग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने तब मुस्कुरा करके गौरी से कहा, गौरी जी गुड मॉर्निंग में एक बार गुड होता है और आपने तो दो दो बार गुड गुड कर दिया। गौरी ने तब धीरे से कहा, सॉरी सर, वो एकदम से आपको सामने देखा तो हमारे मुंह से जल्दबाजी में निकल गया, माफ कर दीजिए हमें। तब अनुराग ने सामान्य हो करके गौरी से कहा, यह कोई गलती नहीं है गौरी जी जिसके लिए आप माफी मांग रही हैं, हमने तो बस यूं ही कह दिया आपसे, इस छोटी सी बात के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गौरी ने अपना सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, सर गलती छोटी हो या बड़ी, अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना गलत नहीं होता है, बल्कि अपनी गलती पर माफी मांग लेने से दोबारा गलती ना करने की प्रेरणा भी मिलती है। फिर आप ही बताइए सर, क्या तब भी हमें माफी नहीं मांगनी चाहिए? अनुराग को गौरी के बात करने के तरीके और उसके सरल स्वभाव ने काफी प्रभावित किया। अनुराग को गौरी का जवाब सुनकर के अच्छा भी लगा। उसने तब गौरी से कहा, हमें आपका जवाब सुनकर के अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ असंतुष्टि भी है हमारे मन में आपके इस जवाब से। तब गौरी ने जिज्ञासा बस अनुराग से कहा, असंतुष्टि किस बात से है सर आपको? अनुराग, आपने कहा कि छोटी छोटी बातों पर भी माफी मांगनी चाहिए। हम आपकी इस बात से सहमत हैं और हम भी इस बात को मानते हैं कि गलती छोटी हो या बड़ी, माफी मांग लेने से कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन हमारी समझ में तो आपने कोई गलती ही नहीं की, वो तो आपके मुंह से अचानक से निकल गया था और सच कहें तो उस बात से हमें कुछ गलत भी नहीं लगा। फिर आप ही बताइए, क्या तब भी माफ़ी मांगना उचित है? गौरी, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन यह तो अपनी अपनी समझ पर निर्भर करता है और शायद अपने अपने देखने के तरीके पर भी। आपको इस बात से कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन हमें गलत लगा, इसलिए हमने सॉरी कह दिया। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है और वह उसके लिए माफ़ी मांग भी रहा है तो उसमें कोई बुराई भी तो नहीं है ना सर? अनुराग कुछ क्षणों के लिए चुपचाप सोचता रहा और फिर उसने कहा, जी शायद आप ठीक कह रही हैं गौरी, हम समझ गए सर कि आप अभी भी हमारी बात से संतुष्ट नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं। और गौरी फिर से झाड़ू लगाने लगी। तब अनुराग ने कुछ सोचते हुए गौरी से कहा, आपने कैसे जाना कि हम आपकी बात से संतुष्ट नहीं हैं? गौरी ने तब झाड़ू लगाना रोक दिया और फिर अनुराग से कहा, अगर आप हमारी बात से सहमत होते तो आप शायद नहीं लगाते, लेकिन हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है सर। हम आपसे बहुत बुद्धिमान, आप हमसे बहुत बुद्धिमान हैं और हमसे अधिक पढ़े भी हैं। हो सकता है आप अपनी जगह सही हो और हम ही गलत हों। अनुराग, गौरी जी सच कहें तो आप
अधिक बुद्धिमान हैं हमसे और कुशल वक्ता भी हैं। हमें आपसे बात करके अच्छा लगा और अब यकीन मानिए हम आपकी बात से सहमत भी हैं। गौरी धन्यवाद सर। अनुराग ने फिर इधर उधर देखते हुए कहा, गौरी जी क्या आप हमारी मदद करेंगी? गौरी कैसी मदद सर? क्या कुछ चाहिए था आपको? माफ कीजिएगा, हम ही बातों बातों में आपसे पूछना भूल गए। आपके लिए चाय बना देते हैं अभी। अनुराग नहीं गौरी जी, हम चाय के लिए नहीं बोल रहे थे और वैसे भी हम चाय नहीं पीते हैं। वो तो हम आपसे छत पर जाने का रास्ता पूछ रहे थे। यहाँ के बारे में ज़्यादा तो अभी जानते नहीं हैं, तो सोचा कि छत पर ही जा कर के टहल लें थोड़ी देर। गौरी माफ़ कीजिएगा सर, हमें लगा कि आपको चाय चाहिए होगी। अनुराग ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा गौरी जी, लेकिन आप माफ़ी बहुत मांगती हैं। अनुराग की बात पर गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तब अनुराग ने मुस्कुरा करके गौरी से कहा, अच्छा आप बताइए हमें कि छत पर जाने का रास्ता कहाँ से है? तब गौरी ने अनुराग को छत का रास्ता बता दिया और अनुराग ने तब गौरी से धन्यवाद कहा और फिर अनुराग वहां से चला गया। जब अनुराग छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सरोज दीपक को खिला रही थी। जब सरोज ने अनजान शख्स को देखा तो उन्हें समझते देर न लगी और उन्होंने अनुराग से कहा, आप ही हैं बड़े बाबू? अनुराग, हाँ हम ही हैं, लेकिन आप हमें अनुराग कह करके बुला सकती हैं आंटी जी। सरोज, लेकिन तुम हमारे बेटे से बड़ी पोस्ट पर हो, इसलिए हमारा भी फर्ज है आपका रिस्पेक्ट करना। अनुराग, हम नीरज जी के बड़े बाबू हैं, आपके नहीं, इसलिए आंटी जी आप अगर हमें अनुराग कह करके बुलाएंगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। सरोज ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम आपको अब आपके नाम से ही बुलाएंगे। सरोज ने आगे अनुराग से कहा, आप बहुत अच्छे हो बेटा। अनुराग ने तब सरोज से कहा, धन्यवाद आंटी जी। और फिर अनुराग का ध्यान पास ही खेल रहे दीपक पर जाकर के ठहर गया और उसने तब सरोज से कहा, आंटी जी कितना प्यारा बच्चा है, क्या हम इन्हें कुछ देर खिला सकते हैं? सरोज ने तब हाथ से दीपक के बाल ठीक किए और अनुराग से कहा, खिला लीजिए सर। अनुराग ने तब दीपक को लेने के लिए अपनी बाहें फैला दी और कहा, आ जाओ बेटा हमारे पास। दीपक ने जब अनुराग को देखा तो वह कुछ देर उसे देखता रहा, क्योंकि वह बेचारा या तो अपनी माँ के पास रहता था या अपनी दादी के पास। कोई पुरुष उसे खिलाने वाला तो था नहीं। एक नीरज था जो कि अपनी पत्नी के डर की वजह से दीपक को अपनी गोद में लेने से भी डरता था। यही वजह थी कि दीपक अनुराग की गोद में जाने से पहले उसे देख रहा था। जब दीपक ने अनुराग की गोद में आने की सहमति नहीं दिखाई तब अनुराग ने फिर से दीपक से प्यार से कहा, आ जाओ बेटा अंकल के पास। अंकल भी आपकी तरह अच्छे हैं, अंकल गंदे बच्चे नहीं हैं। अब तो आप अंकल से दोस्ती करोगे ना? दीपक को अनुराग की कही बातें तो समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी वह बहुत छोटा था, लेकिन अनुराग की बातों में छिपे प्यार अपनेपन को उसने पहचान लिया था। इसलिए इस बार दीपक ने हंसते हुए अपनी बाहें फैला दी और तब अनुराग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वह उसे खिलाने लगा। अनुराग भी दीपक के साथ बिल्कुल बच्चा बन गया था और दीपक उसके इस बचपने को देख करके उसके साथ खुश हो करके खेल रहा था। थोड़ी देर बाद जब गौरी ने चाय बना ली तब वह सरोज को चाय के लिए बुलाने छत पर आई और छत पर जब गौरी ने अनुराग को बच्चों की तरह दीपक के साथ खेलते देखा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह अनुराग को दीपक को खिलाते हुए देखने लगी। लेकिन अनुराग दीपक को खिलाने में इतना मगन था कि उसका ध्यान अभी तक गौरी पर नहीं गया था। जब सरोज ने गौरी को अनुराग और दीपक को देखते हुए देखा तब सरोज ने गौरी से कहा, देखा गौरी तुमने, हमारे दीपक अनुराग के साथ कितना खुश होकर के खेल रहे हैं और अनुराग भी तो दीपक के साथ बिल्कुल बच्चे ही बन गए हैं। कौन कहेगा इन्हें इस तरह देख करके कि ये बड़े बाबू हैं। सरोज की बात का जवाब देते हुए अनुराग और दीपक की ओर देख करके गौरी ने कहा, आपने ठीक कहा मम्मी, सर को ऐसे देख करके नहीं लगता है कि ये सच में बड़े बाबू होंगे। दीपक के साथ बिल्कुल बच्चे बन गए हैं सर, और दीपक को भी देखिए, वो भी कितने खुश हो करके खेल रहे हैं। सरोज, बच्चे तो प्रेम और स्नेह के भूखे होते हैं, जिनसे अपनापन और स्नेह मिलता है उनके साथ खेलने लगते हैं। गौरी, आपने सही कहा मम्मी। गौरी अभी भी अनुराग और दीपक की ओर ही देख रही थी, तभी उसे याद आया कि वह तो मम्मी को चाय के लिए बुलाने आई थी। तब उसने
उसने उस ओर से ध्यान हटा करके सरोज की ओर देखते हुए कहा, हम जिस काम के लिए आए थे उसे तो भूल ही गए थे। हम तो आपको चाय के लिए बुलाने आए थे। चलिए मम्मी, चल करके चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सरोज, फिर तुम दीपक को ले लो अनुराग से। हमारे नीचे जाने के बाद कहीं दीपक अनुराग को परेशान ना करे, नहीं तो शायद अनुराग कहेंगे कि अभी हमें एक दिन आए नहीं हुआ और हमें परेशान भी कर दिया। गौरी, आप ठीक ही कह रही हैं मम्मी, हम अभी जा करके ले लेते हैं दीपक को। तब गौरी अनुराग के पास गई और उसने अनुराग से कहा, सर। लेकिन अनुराग ने गौरी की आवाज सुनी नहीं और वह दीपक के साथ मस्ती करने में अभी भी मस्त था। तब गौरी ने फिर से झिझकते हुए अनुराग से कहा, सर क्या हम दीपक को ले जाएं? अनुराग ने इस बार गौरी की आवाज सुन ली और तब वह गौरी की ओर देखने लगा और तब गौरी ने अनुराग से आगे कहा, मम्मी नीचे जा रही हैं, इसलिए कहीं आपको दीपक परेशान ना करें, यही सोच करके हमने दीपक को ले जाने के लिए कहा। तब अनुराग ने दीपक की ओर देख करके गौरी से कहा, इतने प्यारे बच्चे को देख करके क्या आपको लगता है कि ये किसी को परेशान कर सकता है? देखिए इनका चेहरा कितने भोले भाले हैं हमारे दीपक। अनुराग फिर दीपक की ओर देखते हुए गौरी को सुना करके लाड से कहा, दीपक, ये तो हमें नहीं पता कि ये आपकी कौन हैं, लेकिन आप इनसे कहिए कि क्या हमें देख करके ऐसा लगता है कि हम किसी को परेशान कर सकते हैं? हम तो बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे बच्चे हैं, हम भला अंकल को क्यों परेशान करेंगे? सही कहा ना हमने दीपक? अनुराग का दीपक के लिए ये अपनापन और प्यार देख करके गौरी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने अपने भाव बिना व्यक्त किए अनुराग से कहा, हम दीपक की माँ हैं। अनुराग ने गौरी की बात पर बिना ठीक से ध्यान दिए कहा, माँ है तो क्या हुआ आप? आगे भी अनुराग कुछ कहना चाहता था कि तभी उसे अभी गौरी की कही बात ठीक से समझ आई और उसने तब सामान्य हो करके गौरी से कहा, माफ कीजिएगा गौरी जी, हमें नहीं पता था कि दीपक आपके ही बेटे हैं, हमने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया है तो सॉरी। गौरी, कोई बात नहीं सर, लेकिन एक बात कहें आपसे। अनुराग जी, कहिए। गौरी, अभी सुबह ही तो आप हमें बता रहे थे सॉरी के बारे में, तब फिर आपने सॉरी क्यों कहा? अनुराग, हमें लगा कि कहीं आपको हमारी कही बात का बुरा ना लग गया हो और हमें पता भी नहीं था कि आप ही दीपक की माँ हैं, बस इसलिए हमने सॉरी बोल दिया। गौरी, खैर छोड़िए आप इस बात को, वैसे आपने कुछ ऐसा कहा भी नहीं है जो हमें बुरा लगता। गौरी ने आगे अनुराग से धीरे से कहा, थैंक्स सर। अनुराग इस थैंक्स का आशय नहीं समझ सका था और इसलिए तब उसने असमंजस की स्थिति में गौरी से कहा, हम आपके थैंक्स का आशय बिल्कुल भी नहीं समझ सके गौरी जी, आपने थैंक्स क्यों कहा? गौरी ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, हमारे दीपक के साथ खेलने के लिए और उनके चेहरे पर आपकी वजह से जो मुस्कान है उसके लिए। अनुराग, फिर तो हमें आपको और दीपक को थैंक्स कहना चाहिए। गौरी, हमने तो आपको थैंक्स की वजह बताई है, लेकिन आप किस लिए थैंक्स बोल रहे हैं सर? और वैसे भी हमें ऐसी कोई वजह नहीं नजर आती जिसके लिए आपको हमें थैंक्स बोलना पड़े। अनुराग, वजह है तभी तो हम आपको और दीपक को थैंक्स बोलना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमसे वजह अवश्य पूछेंगी, इसलिए पहले आपको और दीपक को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप वजह पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। अनुराग की बात सुन करके गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और तब गौरी ने अनुराग से कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन आपकी बातें सुन करके अब हमें यकीन हो गया है कि आप सच में बड़े बाबू हैं। तो अनुराग, तो क्या पहले आपको संदेह था हमारे बड़े बाबू होने पर? गौरी को लगा कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए तब उसने अनुराग से अपनी गलती मानते हुए कहा, माफ कर दीजिए सर, हमें शायद हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और गलत भी। अनुराग, अभी अच्छी भली आप हमसे बात कर रही थी, अब आपकी ये सॉरी बीच में फिर से कहां से आ गई? और फिर ऐसा आपने गलत कह भी क्या दिया हमसे? अनुराग ने तब दीपक की ओर देखते हुए कहा, दीपक बेटा, अपनी मम्मा को बोलो कि इतना सॉरी नहीं बोलते हैं। दीपक को अनुराग की बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन वह गौरी की ओर देखने लगा था। तब गौरी ने अनुराग से कुछ भावुक होकर के कहा, सर हम जानते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए फिर से सॉरी। अनुराग भी अब सामान्य हो गया था, तब उसने गौरी को समझाते हुए कहा, गौरी जी प्लीज आप ऐसे सॉरी मत बोलिए और यकीन
यकीन मानिए हमें आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तब गौरी ने अनुराग से कहा, थैंक्स सर। गौरी की बात सुन करके अनुराग ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कहा, सच में आपका थैंक्स और सॉरी। अब क्या कहें हम आपसे। गौरी ने महसूस किया कि उसे छत पर आए कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया और फिर उसकी सासू माँ भी उसके नीचे चलने का ही वेट कर रही हैं। इसलिए तब उसने अनुराग की बात का कोई जवाब न दे करके विषय को बदलते हुए कहा, अच्छा सर, फिर हम दीपक को आपके पास छोड़ जाते हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं। अनुराग, धन्यवाद गौरी जी। गौरी के मन में आया कि वह अनुराग के धन्यवाद कहने पर उससे कहे कि हमारे थैंक्स कहने पर तो आपने अपने सिर पर हाथ रख लिया था और अब खुद जो धन्यवाद बोल रहे हैं उसका क्या। लेकिन गौरी को अब नीचे जाना था, इसलिए उसने अनुराग से कुछ कहा नहीं और फिर वह सरोज के साथ वहां से चली गई। गौरी छत से चली गई थी, लेकिन अनुराग गौरी के जाने के बाद वहीं बैठा हुआ सोच रहा था, गौरी जी हमने आपसे कहा जरूर सॉरी और थैंक्स के बारे में, लेकिन यह बात आपके अच्छे आचरण को भी दर्शाती है। जो इंसान अपनी गलती मान लेने में नहीं हिचकता है और किसी का आभार व्यक्त करने में भी देर नहीं लगाता, उससे पता लगता है कि वह कितना अच्छा इंसान है और यही बात आपको भी अच्छा बनाती है। अनुराग अभी सोच ही रहा था कि तभी गौरी वहां वापस आ गई और अनुराग से कहा, सर माफ कीजिएगा, आपको फिर से परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपसे हमें कुछ पूछना था इसलिए हमें आना पड़ा। अनुराग जी हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप। गौरी, हमें जा करके ब्रेकफास्ट बनाना है, इसलिए सोचा कि आपकी पसंद नापसंद का पता लग जाता हमें, तो हम आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट बना देते। अनुराग, गौरी जी हम कुछ स्पेशल थोड़े ही खाते हैं, जो सबके लिए बन रहा है हम भी वही खा लेंगे। गौरी, आप हमारे मेहमान हैं सर, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। अगर आप बता देंगे तो हमें ब्रेकफास्ट बनाने में आसानी होगी। अनुराग ने फिर कुछ सोच करके कहा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी पसंद का ही कुछ बना लीजिए, हम वही प्रेम से खा लेंगे। गौरी, लेकिन सर यह तो सही नहीं होगा, अगर दीदी को पता लगेगा तो वह हमें डांटेंगी। अनुराग, आप नीता जी की बात कर रही हैं। गौरी ने तब मासूमियत से हाँ में अपना सिर हिला दिया। तब अनुराग ने गौरी से कहा, आपको नीता जी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपके साथ। अगर नीता जी आपसे कुछ कहें तो आप बस हमें बता दीजिएगा, फिर नीता जी आपसे कुछ नहीं कहेंगी। गौरी, मगर सर। गौरी अपनी बात पूरी कह पाती, अनुराग ने बीच में बोलते हुए कहा, अब आपकी अगर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, इसलिए आप जा करके अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाइए, हम आज आपकी पसंद का ही ब्रेकफास्ट करेंगे। गौरी अब अनुराग से मना नहीं कर सकी, तब उसने अनुराग के सामने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर वह वहां से चली गई। गौरी किचन में खड़ी सोच रही थी, सर ने तो कह दिया कि हम है ना आपके साथ, वो जानते ही कहाँ हैं। अभी दीदी को कितना कुछ सुना देती हैं जरा जरा सी बात पर। अगर आज उन्हें पता लग गया कि हमने अपनी पसंद का नाश्ता बनाया है तो पता नहीं कितना कुछ और सुनाएंगी। मान लो आज दीदी की डांट से बचा भी लें, लेकिन खुद ने तो यहाँ से कुछ दिन बाद चले जाना है, उसके बाद दीदी की डांट तो हमें ही खानी पड़ेगी, फिर कौन बचाने आएगा हमें। और अब तुम कर भी क्या सकती हो। अगर सर की बात नहीं मानी तो सर नाराज हो जाएंगे और अगर दीदी का सच पता लग गया तो दीदी नाराज। अब करे तो करे क्या गौरी। दीदी को अगर जा करके जगा करके पूछे भी तो वह तब भी डांटेंगी, कहेंगी कि हमें जगाया क्यों, और अगर उनके आने का वेट करें तो तब भी डांटेंगी, तब कहेंगी कि घर में मेहमान हैं और अभी तक कुछ बनाया भी नहीं तुमने। डांट तो पड़नी ही पड़नी है गौरी तुम पर, इसलिए अब सर के कहने से अपनी पसंद का ही बना लेते हैं। अगर दीदी को पता लग भी गया तो खा लेंगे, हर बार की तरह इस बार भी उनकी डांट। गौरी तब सोच करके अपनी पसंद का नाश्ता बनाने लगी। जब नीता सुबह जगी तो उसने देखा कि नीरज अभी भी सो रहा है। तब उसने नीरज को जगाते हुए कहा, आज ही पूरी नींद सो लोगे क्या आप, फिर भी तो रात होगी। नीरज ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, अभी से क्यों जगा रही हो, ऑफिस जाने में तो अभी टाइम है।
नीता, माना ऑफिस जाने में टाइम है, लेकिन यह ख्याल भी है आपको कि घर में हमारे मेहमान हैं। वह हमारे मेहमान होने के साथ साथ आपके बड़े बाबू भी हैं। अगर उनकी खातिरदारी में जरा भी कमी रह गई तो जानते हो ना कि आपकी अच्छी भली नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। यह सुनते ही नीरज की नींद खुल जाती है और वह उठ करके बैठ जाता है और उसने तब नीता की ओर देखते हुए कहा, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो, या क्या बेकार की बातें कर रही हो? नीता, हम बेकार की बातें कहां कर रहे हैं, हम तो बस आपको सच से अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे। नीरज, सच से अवगत कराने का और भी तो तरीका हो सकता है, इस तरह किसी को डरा करके अवगत कराना भी तो ठीक नहीं है। नीता, अगर आप समय पर जाग जाते तो हमें अवगत कराने की जरूरत ही क्या थी। नीरज, रहने दो अपनी इस सफाई को, सुबह सुबह तुमने मूड खराब कर दिया। नीता, अब बैठे बैठे ही बातें करते रहोगे या जा करके बड़े बाबू से उनका हाल चाल भी पूछोगे? वैसे एक बात कहें, हमारे कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क तब जरूर पड़ेगा जब बड़े बाबू नाराज हो जाएंगे। इसलिए अब हमारी बात मानो और जा करके बड़े बाबू से उनका हाल चाल पूछो। नीरज, अच्छा पूछते हैं जा करके, लेकिन प्लीज तुम सुबह सुबह डराना बंद करो। नीता, एक तो आपको जगा दिया और ऊपर से हमें ही सुना रहे हो। अगर नहीं जगाते तो पता लगता कि बड़े बाबू क्या खबर लेते आपकी। नीरज, अच्छा ठीक है, उसके लिए थैंक्स। अब जा करके तुम देखो कि नाश्ते की क्या तैयारी है और हम तब तक जा करके बड़े बाबू का हाल चाल पता करते हैं। नीता, ठीक है, हम जाते हैं। नीता जाने के लिए अभी खड़ी हुई थी कि तभी कुछ सोच करके उसने नीरज की ओर देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, अगर बड़े बाबू का मूड खराब दिखे तो उनसे माफी मांग लेना। माफी मांगने में जरा सी भी देर मत करना। नीरज, अब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब तुम किचन में जाओ और वहां की हालत देखो, हम बड़े बाबू के पास जाते हैं। तब दोनों वहां से चले गए। नीरज ने जाकर के बड़े बाबू के रूम के बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, लेकिन अंदर से कुछ आवाज नहीं आई। नीरज को लगा कि शायद अनुराग सो रहा है, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, सर गुड मॉर्निंग, लेकिन अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आई। तब नीरज ने सोचा कि अनुराग गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तब फिर उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, सर सुबह हो गई है। अनुराग दीपक को सरोज के पास छोड़ करके अपने रूम की ओर ही आ रहा था। तब उसने नीरज को अपने रूम के पास उसे ही आवाज लगाते देखा तो वह उसके पास आ गया और उससे कहा, नीरज जी, क्या आप हमें ही बुला रहे थे? नीरज ने जैसे ही पीछे से अनुराग की आवाज सुनी तो वह हैरानी से पीछे पलटा। उसने तब अनुराग को देखते हुए कहा, सर आप यहाँ? अनुराग ने नीरज की बात का जवाब देते हुए सहजता से कहा, फिर कहाँ होना चाहिए था हमें? नीरज, हमें लगा कि आप रूम में ही होंगे। अनुराग, हमें सुबह देर तक सोने की आदत नहीं है नीरज जी, इसलिए सुबह जाग करके छत पर चले गए थे। नीरज, सर आपको किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं हुई? अगर कोई कमी हमारी ओर से रह गई हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर किसी चीज की कोई कमी रह गई हो हमारी ओर से तो प्लीज आप हमें बता दीजिए। अनुराग ने मुस्कुरा करके कहा, नीरज जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगर हमें ऐसा लगता कि हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। सच कहें तो हमें आपके घर पर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हम आपके आभारी हैं और आपने हमें अपने घर रहने की परमिशन दी। नीरज, ऐसा कह करके हमें लज्जित मत कीजिए सर, आपको आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस बात की खुशी है कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। अनुराग, आप सच में कितने अच्छे हैं नीरज जी, और भी। बेचारा अनुराग कहां जानता था कि यह तो नीरज की चापलूसी थी, जो कि वह बस उसकी सहानुभूति पाने के लिए ये सब कर रहा था और इसलिए वह मीठे मीठे बोल भी बोल रहा था। नीरज ने तब आगे अनुराग से कहा, सर आप नहा लीजिए, जब तक हम नाश्ते की तैयारी देखते हैं, फिर ऑफिस के लिए भी तो हमें निकलना है टाइम से। और तब अनुराग अपने रूम में चला गया और नीरज वहां से किचन की ओर चला गया। जब नीता किचन में पहुंची उसने देखा कि गौरी नाश्ता बना रही थी और तब नीता ने गौरी से कहा, गौरी नाश्ता बना नहीं अब तक? गौरी ने जब नीता की आवाज सुनी तो वह थोड़ी घबरा गई और उसने
धीरे से डरते हुए नीता से कहा, बस दीदी लगभग बन ही गया है। नीता ने बजाय शाबाशी देने के गौरी से रौब के साथ कहा, ठीक है, बनाने के बाद बाहर डाइनिंग पर लगा दो, बड़े बाबू शायद आते ही होंगे। गौरी, जी दीदी कह करके नीता किचन से बाहर आ गई और तब बेचारी गौरी ने राहत की सांस ली कि तभी नीता ने किचन के बाहर से आवाज लगाते हुए गौरी से पूछा, वैसे तुमने आज बनाया क्या है नाश्ते में? और कहते हुए नीता फिर से किचन में आ गई और देखने लगी कि गौरी क्या बना रही है। सुनते ही गौरी की परेशानी फिर से बढ़ गई और उसने झिझकते हुए नीता से कहा, हमने बड़े बाबू के कहने पर ही यह बनाया है। गौरी ने बात इतनी चतुराई से कही कि झूठ भी नहीं था और सच भी कह दिया, क्योंकि बड़े बाबू ने ही तो गौरी से कहा था कि वह अपनी पसंद का नाश्ता बना दे, तो उसने बड़े बाबू का कहा ही तो माना था। गौरी की बात पर हैरानी व्यक्त करते हुए नीता ने कहा, तुम्हें बड़े बाबू सुबह सुबह कहाँ मिल गए? वो तो शायद अभी तक सो रहे हैं। वो तो शायद अभी तक सोकर उठे भी नहीं होंगे। गौरी नीता का यह संदेह भरा प्रश्न सुन करके फिर से डर गई और सोच करके वह अभी कुछ कहना ही चाह रही थी, लेकिन किचन के बाहर से नीरज ने नीता की बात सुन ली थी और इसलिए उसने तब नीता से कहा, बड़े बाबू को सुबह जल्दी जागने की आदत है, इसलिए वह आज भी सुबह जल्दी जाग गए थे। गौरी ठीक ही कह रही है, बड़े बाबू ने ही उनसे कहा होगा। तब नीता किचन से बाहर आ गई और नीरज से कहा, आप मिल आए बड़े बाबू से? नीरज, हाँ मिल आए, बड़े बाबू नहा करके आ रहे हैं, तुम नाश्ते की तैयारी रखना, तब तक हम भी नहा करके आ जाते हैं। नीता ने भी तब हाँ में अपनी सहमति व्यक्त की और तब नीरज वहां से नहाने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद नीरज और अनुराग दोनों ही डाइनिंग के सामने आकर के बैठ गए थे। गौरी ने नाश्ता पहले से ही डाइनिंग टेबल पर रख दिया था और जैसे ही अनुराग और नीरज ने आकर के बैठे तो गौरी उनकी आहट पा करके किचन से बाहर आ गई और वह आकर के सबके लिए नाश्ता लगाने लगी और तभी नीता भी वहां आकर के नाश्ता करने के लिए बैठ गई। जब सबके लिए गौरी ने नाश्ता लगा दिया तब गौरी वहां से वापस किचन की ओर जाने लगी और अनुराग ने तब फिर से नोटिस किया कि गौरी ने सबके लिए नाश्ता लगा तो दिया था लेकिन खुद के लिए अभी भी नहीं लगाया था और वह वापस किचन की ओर चली गई थी। गौरी को इस तरह से जाते देख करके अनुराग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह गौरी को भी सबके साथ डाइनिंग पर खाने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन फिर अपने मेहमान होने का लिहाज करके वह चुप रह गया। मगर उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी और इसलिए उसने अभी तक खाना शुरू नहीं किया था और नीता ने यह बात नोट कर ली थी, इसलिए उसने तब अनुराग से कहा, सर क्या हुआ, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया अब तक? कुछ और चाहिए क्या आपको, या नाश्ता आपकी पसंद का नहीं बना है? लेकिन गौरी तो हमसे कह रही थी कि उन्होंने आपके कहने पर ही यह नाश्ता बनाया है। क्या सच में नाश्ता आपकी पसंद का नहीं बना है? नीता की यह सब बात जब गौरी के कानों तक पहुंची तो वह मन ही मन डर गई और सोचने लगी, कहीं सर यह ना कह दे कि यह नाश्ता हमने अपनी पसंद का बनाया है, तब तो हमारे लिए आफत हो जाएगी। पता नहीं दीदी हमें कितना कुछ सुनाएंगी। गौरी अभी मन में सोच ही रही थी कि तभी अनुराग ने नीता से कहा, गौरी जी ने आज का जो ब्रेकफास्ट बनाया है सच में हमें बहुत पसंद है। गौरी ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन अनुराग को थैंक्स कहा। नीता से कहने के बाद अनुराग ने खाना तो शुरू कर दिया था ताकि नीता फिर से कुछ ना कहे, लेकिन उसका ध्यान बार बार किचन में काम कर रही गौरी की ओर चला जाता और वह यह सोचने पर विवश हो जाता कि आखिर गौरी के साथ इस घर में परायों जैसा व्यवहार क्यों हो रहा। जब तक सभी का ब्रेकफास्ट हुआ तब तक गौरी ने नीरज और अनुराग के लिए लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया था। अनुराग और नीरज ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी गौरी दो लंच बॉक्स हाथ में लिए वहां पहुंच गई कि तभी नीरज को कुछ याद आया और उसने अनुराग से कहा, सर हम अभी आते हैं। अनुराग ने तब उसे अपनी सहमति दे दी और फिर नीरज वहां से अपने रूम की ओर चला गया तो नीता भी कुछ सोच करके उसके पीछे पीछे चली गई और गौरी ने तब हाथ में पकड़ा हुआ एक टिफिन अनुराग की ओर बढ़ा दिया। अनुराग ने टिफिन देख करके गौरी से कहा, गौरी जी आपको हमारे लिए परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी, हम बाहर ही खा लेते, वैसे भी आपको हमारे लिए पहले से ही इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। गौरी ने तब नम्रता पूर्वक अनुराग से कहा, सर आप हमारे घर के मेहमान हैं, आपके लिए टिफिन बनाने में हमें परेशानी क्यों होगी। हाँ ये जरूर हो सकता है कि हम आपके घर के जैसा खाना ना बना पाते हों, क्या इसलिए आप बाहर का खाना खाने के लिए कह रहे हैं? अनुराग यह अच्छी बात है आपकी,
कुछ भी अपनी मर्जी से सोच लीजिए। वैसे हमने कब कहा कि आप अच्छा खाना नहीं बनाती हैं, बल्कि आपके हाथों का बना खाना खा करके हमें लगता है कि हम अपने घर पर ही हैं और अपने घर का ही खाना खा रहे हैं। हमने देखा कि आप कितना काम करती हैं, आपको परेशानी ना हो, बस इसलिए हमने आपसे मना किया था। गौरी, आपने इतना ही कह दिया सर, हमारे लिए यही बड़ी बात है, इसलिए आप हमारी परेशानी का ख्याल मत कीजिए और यह टिफिन बिना किसी संकोच के ले लीजिए। अनुराग, लेकिन सच कहें गौरी जी, आपको इतनी मेहनत करते देख हमें बुरा लगा। गौरी ने अनुराग को समझाते हुए कहा, मेहनत करने से इंसान मजबूत बनता है और शायद हम भी बन रहे हैं, इसलिए आप हमारे बारे में सोच करके हर्ट मत होइए। अनुराग, सच में आप एक साहसी महिला हैं। गौरी ने हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया सर, प्लीज अब आप यह टिफिन ले लीजिए। तब अनुराग ने गौरी से टिफिन ले लिया और कहा, थैंक्स गौरी जी। तब गौरी ने भी अनुराग का आभार व्यक्त करते हुए कहा, वैसे थैंक्स आपको भी सर। अनुराग यह नहीं समझ सका कि गौरी ने थैंक्स क्यों कहा, इसलिए उसने हैरानी से उससे पूछा, हमारी तो वजह थी इसलिए हमने थैंक्स कहा, लेकिन आपने थैंक्स क्यों कहा? गौरी कुछ कहना ही चाह रही थी, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले वहां नीता और नीरज आ गए और नीता ने तब नीरज को सुनाते हुए अनुराग से कहा, सर हमने इनसे कितनी बार कहा है कि अपनी ज़रूरत का सामान पहले से ही संभाल करके रख लिया करो, लेकिन इन्हें तो उसी वक्त याद आता है जब ज़रूरत हो। यह भी ख्याल नहीं है इन्हें कि सर इनका वेट कर रहे हैं। तब अनुराग ने नीरज की तरफदारी करते हुए नीता से कहा, कोई बात नहीं नीता जी, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तब नीरज ने अपनी गलती मानते हुए अनुराग से कहा, सॉरी सर, आपको भी हमारी वजह से रुकना पड़ा। अनुराग, हमने कहा ना नीरज जी कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आप परेशान मत होइए और चलिए अब ऑफिस के लिए चलते हैं, नहीं तो अब लेट हो जाएंगे। नीरज ने तब अपनी सहमति व्यक्त की और दोनों वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। नीता दोनों के वहां से जाने के बाद अपने रूम में चली गई और गौरी अपने बाकी काम करने लगी। आज गौरी के चेहरे पर पिछले कुछ दिनों जैसी उदासीनता नहीं थी, बल्कि आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। यह बदलाव गौरी में किस लिए था और क्यों था यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन आज गौरी के चेहरे पर खुशी थी। जब ऑफिस में लंच टाइम हुआ और अनुराग लंच बॉक्स उठा करके लंच करने के लिए जा रहा था कि तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। उसने फोन उठा करके देखा तो उसकी माँ गीता का फोन था। माँ का फोन देख करके उसने तुरंत फोन उठा लिया और वहीं एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया और कहा, प्रणाम मम्मी। तब गीता ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे कहा, वहाँ खाना अच्छा मिल जाता है ना अन्नू, और तुम टाइम से खाना खा लेते हो ना बेटा? अनुराग, आपको पता है मम्मी, यहाँ हमें हमारे घर की तरह खाना खाने को मिल रहा है। हमें लगता है कि जैसे अपने घर का बना खाना ही हम खा रहे हैं। गीता ने तब मुस्कुरा करके कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ कौन बनाता है इतना अच्छा खाना? अनुराग, हमारे ऑफिस के एक कर्मचारी हैं, अभी हम उनके घर पर ही रुके हुए हैं कुछ दिन के लिए, इसलिए हमें इतना अच्छा खाना उनके घर पर ही मिल रहा है। आपको पता है मम्मी, उनके घर पर एक गौरी जी हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह ही खाना बनाती हैं। पहली बार जब हमने उनके हाथ का खाना खाया तो हमें एक बार को तो हैरानी हो गई कि आपके जैसा खाना यहाँ कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में पता लगा कि वह तो गौरी जी ने बनाया है और उन्होंने ही हमें आज ऑफिस के लिए टिफिन भी दिया है। हमने मना भी किया और कहा भी कि हम बाहर खा लेंगे, लेकिन तब भी उन्होंने हमें टिफिन दे दिया। गीता, अच्छा तो किया गौरी जी ने, हमारा बाहर का खाना घर जैसा थोड़े ही होता है। तुम उनसे हमारी ओर से थैंक्स कहना, तुम्हें अपने हाथ का बना इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। अनुराग, जी मम्मी, हम कह देंगे गौरी जी से। गीता, तुमने लंच कर लिया बेटा? अनुराग, लंच करने ही जा रहे थे कि तभी आपका फोन आ गया, तो फिर हम आपसे बात करने लगे। गीता, सॉरी बेटा, लेकिन तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम लंच करने जा रहे हो? हम फोन बाद में कर लेते। अच्छा, अब तुम लंच करो, फिर हम बाद में बात कर लेंगे। अपना ख्याल रखना बेटा। अनुराग, जी मम्मी, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और कह करके अनुराग ने फोन कट कर दिया और फिर अपना लंच बॉक्स ले करके वहां से चला गया।
शाम को जब अनुराग ऑफिस से घर पहुंचा तो अपने कपड़े चेंज करने के बाद वह सरोज के रूम की ओर चला गया। जब वह सरोज के रूम में पहुंचा और जैसे ही गौरी के बेटे दीपक ने अनुराग को देखा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जब सरोज ने दीपक को अनुराग को देख करके मुस्कुराते हुए देखा, तब उन्होंने अनुराग से कहा, देखा अनुराग बेटा, तुमने दीपक को, बच्चे तो प्रेम के भूखे होते हैं, जिनसे अपनापन मिलता है उनसे घुल मिल जाते हैं। तब अनुराग ने दीपक को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो दीपक ने भी बिना देर किए मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी और तब अनुराग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सरोज से कहा, आंटी जी आप सही कह रही हैं, हमने भी दीपक को बहुत मिस किया आज। फिर अनुराग ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, क्या आपने भी अंकल को मिस किया बेटा? तब दीपक अनुराग की बात सुन करके मुस्कुराने लगा। तभी गौरी इस बात से बेखबर कि अनुराग सरोज के रूम में है, वह बाहर से कहती हुई आई, मम्मी आज आपके लिए खाने में क्या बनाएं? और कहते हुए गौरी सरोज के रूम में आ गई। मगर जैसे ही उसने अनुराग को वहां देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए थे और सहमते हुए उसने अनुराग से कहा, सॉरी सर, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ होंगे। अनुराग, कोई बात नहीं गौरी जी, लेकिन हम फिर कहेंगे कि आप सॉरी बहुत बोलती हैं। अभी तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी जिसके लिए आप सॉरी कह रही हैं और आपने तब भी सॉरी बोल दिया। तब गौरी सहम गई और उसने अपनी गलती मानते हुए अनुराग से कहा, सॉरी सर। अनुराग ने तब सरोज से कहा, देखा आंटी जी, आपने जब हम समझा रहे हैं फिर भी सॉरी बोल रही हैं गौरी जी। सरोज ने तब अनुराग से कहा, बहुत भोली है हमारी गौरी। अनुराग, हाँ ये तो आपने सही कहा आंटी जी, सच में बहुत भोली हैं गौरी जी। अनुराग ने फिर कुछ सोचते हुए गौरी से कहा, गौरी जी अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम दीपक को अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं? गौरी ने तब सहजता से कहा, आप अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए सर, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अनुराग ने तब मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू गौरी जी। तब अनुराग ने लाड से दीपक की ओर देखते हुए उससे कहा, देखा दीपक, आपने, आपकी मम्मा ने हमें आपको बाहर ले जाने की परमिशन दे दी है। अब हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे और अंकल आपको चॉकलेट भी खिलाएंगे, खाओगे ना आप चॉकलेट? और फिर अनुराग दीपक को लेकर के बाहर की ओर जाने ही लगा था कि तभी गौरी ने अनुराग से कहा, सर जरा रुकिएगा। और तब अनुराग गौरी की आवाज सुन करके रुक गया और गौरी तब दीपक के पास गई और उसने दीपक के सिर के बाल को ठीक किए और फिर अनुराग से कहा, सर अब आप ले जाइए दीपक को। और तब अनुराग दीपक को साथ ले करके वहां से चला गया। अनुराग के वहां से जाने के बाद सरोज ने गौरी से कहा, अनुराग सच में बहुत अच्छे हैं और दीपक से तो वह एक दिन में बहुत घुल मिल गए हैं और उतना ही दीपक भी उनसे। तब गौरी ने भी कुछ सोचते हुए खोए हुए सरोज से कहा, आप सही कह रही हैं मम्मी, अनुराग सर बहुत अच्छे हैं। और फिर गौरी ने अपने ख्यालों से निकल करके सरोज से कहा, अच्छा मम्मी आप बताइए कि हम आज खाने में आपके लिए क्या बनाएं? सरोज, गौरी बेटा तुम तो जानती ही हो कि हमें तो जो मिल जाए हम प्रेम से खा लेते हैं, इसलिए तुम हमसे मत पूछा करो, तुम कुछ भी बना लो हम खा लेंगे बेटा। गौरी ने तब प्यार से जिद करते हुए सरोज से कहा, लेकिन आज हम आपकी पसंद का ही खाना बनाएंगे और आपको बताना ही पड़ेगा। सरोज, मगर गौरी बेटा, सरोज अपनी बात पूरी कह पाती गौरी ने बीच में बोलते हुए कहा, मगर वगर कुछ नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। तब सरोज ने गौरी से कहा, अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो हम मना कैसे कर सकते हैं। और फिर सरोज ने अपनी पसंद का खाना गौरी को बता दिया और गौरी ने तब सरोज के गले लग करके मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और वह फिर वहां से खड़ी होकर के बाहर जाने ही लगी थी कि तभी सरोज ने गौरी से कहा, गौरी बेटा जरा सुनो तो। तभी गौरी सरोज की आवाज सुन करके रुक गई और सरोज के पास आकर के उसने कहा, जी मम्मी कहिए, कुछ काम था क्या? सरोज ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए गौरी के गाल को छू करके प्यार से कहा, बेटा तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो, आज कितने दिनों के बाद हमने तुम्हें इतना खुश देखा है। गौरी, थैंक यू मम्मी, अब हम जा करके काम कर लें, फिर आकर के आपसे बात करते हैं, नहीं तो आपको पता है ना कि दीदी अभी सुनाने लगेंगी। और यह मुस्कान फिर से चली जाएगी। और तब सरोज ने उसे जाने की परमिशन दे दी और फिर गौरी वहां से चली गई। रात में खाने के वक्त जब आज फिर अनुराग ने गौरी को सबके साथ खाना खाते नहीं देखा तो उसे फिर अच्छा नहीं लगा। इसलिए आज जब गौरी किसी काम से वहां से सरोज के रूम की ओर गई
तब अनुराग ने हिम्मत करके नीरज से पूछ ही लिया। अनुराग ने नीरज से कहा, नीरज जी हमारे मन में कुछ शंका चल रही है कल से ही, इसलिए अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। नीरज ने तब अनुराग की ओर देखते हुए कहा, सर ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपको भला हमसे पूछने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है, आप बेझिझक हमसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तब नीता ने भी बीच में बोलते हुए अनुराग से कहा, आप निसंकोच पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप। तब अनुराग नीरज और नीता का आभार व्यक्त किया और आगे उसने नीरज से कहा, नीरज जी जैसा कि हमें लगा कि गौरी जी भी आपके घर की सदस्य हैं, फिर उनके साथ गैरों जैसा व्यवहार क्यों। हम सब साथ में खाना खाते हैं और उन्हें हमने अकेले खाना खाते हुए देखा है, यह तो अच्छी बात नहीं है। नीरज कुछ कहना ही चाह रहा था कि नीता बीच में बोलते हुए कही, सर गौरी के पति इस दुनिया में नहीं हैं, हम उन्हें अपने घर में रख रहे हैं, खाना कपड़ा भी दे रहे हैं, एक नौकरानी के लिए हम इतना तो कर ही रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि यह अच्छा नहीं है। कहते हुए नीता भावुक होने का नाटक करने लगी और नीरज ने नीता की बात सुन करके अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके मुंह से यह नहीं निकल सका कि नीता तुम झूठ क्यों बोल रही हो। और अनुराग ने जब नीता से सुना कि गौरी इस घर की नौकरानी है और उसका पति भी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके चेहरे पर उदास। गौरी के बारे में सुनकर के अनुराग को बहुत दुख हुआ और वह उदास होकर के सोचने लगा, आखिर गौरी जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, बेचारी कितनी सीधी साधी महिला है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अनुराग को सोचता हुआ देख करके नीता ने अनुराग से कहा, क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं और आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, खाना शुरू कीजिए सर, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अनुराग ने खोए हुए हाँ में अपनी सहमति दी और चुपचाप वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद नीता और नीरज अपने रूम में चले गए, लेकिन अनुराग अभी भी गौरी के बारे में सोच करके दुखी था, इसलिए उसका मन नहीं हुआ अपने कमरे में अभी जाने का। और तब वह दीपक का ख्याल कर सरोज के रूम की ओर चला गया। जब अनुराग सरोज की रूम में पहुंचा तो दीपक आज उसके दिलाए खिलौने से ही खेल रहा था। तब अनुराग ने दीपक की ओर देखते हुए सरोज से कहा, आंटी जी दीपक अभी तक सोए नहीं क्या। सरोज, रोजाना तो लगभग इस टाइम तक सो जाते थे, लेकिन आज तो उन्हें खिलौना मिल गया है, इसलिए अभी तक खेलने में ही व्यस्त हैं। अनुराग, तो क्या हमने दीपक को खिलौना दिला करके गलती कर दी। सरोज, रोजाना तो इनके पास इतना अच्छा खिलौना नहीं था खेलने के लिए, इसलिए तब बेचारे क्या करते, सो जाते थे। आपने तो इतना महंगा और अच्छा खिलौना दिलाया इन्हें, तो थोड़ी देर खेल लेने में क्या बुराई है। वैसे भी दीपक ने दिन में सो लिया था। अनुराग, हमें बच्चों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है ना, इसलिए हम यह सोच करके थोड़ा डर गए थे कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। सरोज ने तब मुस्कुरा करके अनुराग से कहा, नहीं बेटा, आपने कोई गलती नहीं की। अनुराग अभी तक सरोज से ही बात कर रहा था, उसने दीपक को गोद में नहीं लिया था, इसलिए तब दीपक ने अपना खिलौना एक तरफ रख दिया और वह अनुराग के पास आ गया था और उसकी टी शर्ट पकड़ने लगा था। जब अनुराग ने दीपक को देखा तो उसे देखते ही कहा, हाँ दीपक बाबू, गोद में आना है अंकल की। और कहते हुए अनुराग ने दीपक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे खिलाने लगा कि तभी गौरी अपने काम से फ्री हो करके वहां आ गई। उसे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी कि अनुराग यहाँ होगा, लेकिन जैसे ही उसने अनुराग को देखा वह सहम गई। उसने अनुराग से कहा, सर आप यहाँ। अनुराग ने मजाकिया तौर पर गौरी से कहा, अगर आपको हमारा यहाँ आना ठीक नहीं लगता है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। बेचारी गौरी अनुराग की बात के पीछे छिपी ठिठोली को नहीं समझ सकी थी और उसने सहमते हुए अनुराग से कहा, हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं था सर, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि आप ऑफिस के काम से थक गए होंगे ना, इसलिए आपको टाइम से सो जाना चाहिए। अनुराग ने तब गौरी की ओर देखते हुए कहा, हम भले ऑफिस में काम करते हैं गौरी जी, लेकिन आप घर में रह करके ही इतना काम करती हैं। जब आप इतनी मेहनत करके देर रात तक काम कर सकती हैं तो फिर हम थोड़ा सा काम करके भला कैसे थक सकते हैं। गौरी, हमारा क्या काम है सर, घर का काम ही तो कर लेते हैं। आप तो बहुत बड़े दफ्तर के बड़े बाबू हैं, आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं सर, हमारी और आपकी क्या बराबरी। अनुराग,
आप तर्क बहुत अच्छा कर लेती हैं गौरी जी। गौरी, हम तर्क कहाँ कर रहे हैं सर, हम तो आपकी अहमियत बता रहे थे। और फिर गौरी ने अनुराग की गोद में दीपक को देख करके कहा, सर आप इन्हें हमें दे दीजिए, आप थक जाएंगे। अनुराग, यह तो गलत बात है गौरी जी, आप हमारे दीपक के लिए ऐसा मत कहिए, दीपक बहुत प्यारे हैं हमें। फिर अनुराग ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, अपनी मम्मा से कहो बेटा कि हमारे और आपके बीच में ना बोला करें। सरोज पास ही बैठी हुई यह सब देख करके मुस्कुरा रही थी और उन्होंने तब मुस्कुराते हुए गौरी से कहा, खिला लेने दो गौरी। सरोज की बात सुन करके अनुराग ने मुस्कुराते हुए दीपक की ओर देखते हुए कहा, अब तो हमें दीपक की दादी की सपोर्ट भी मिल गई है, अब तो आपकी मम्मा आपको हमसे नहीं लेंगी। अनुराग का यह बचपना देख करके गौरी भी मुस्कुराने लगी और फिर अनुराग दीपक के साथ खेलने लगा। गौरी फिर सरोज के पास जा करके बैठ गई और गौरी ने तब सरोज से कहा, मम्मी आज दीपक अब तक सोए नहीं, इतनी देर तक जाग कैसे रहे हैं, रोजाना तो सो जाते थे। तब सरोज ने अनुराग के लाए हुए खिलौने को मुस्कुराते हुए गौरी को दिखाया और कहा, ये देखो गौरी, हम तुम्हें बताना ही भूल गए, अनुराग या खिलौना दीपक को दिला करके लाए हैं। और दीपक किसी खिलौने से खेल रहे थे, वो तो अनुराग को देख करके दीपक ने खिलौने छोड़ दिए थे। गौरी ने जब वह खिलौना देखा तो उसे वह खिलौना कीमती लगा और इसलिए उसने तब अनुराग से कहा, सर इतना महंगा खिलौना दीपक को दिलाने की क्या जरूरत थी, यह खिलौना हमारी हैसियत से बाहर है। अनुराग, हम आपसे इस खिलौने के पैसे थोड़े ही मांग रहे हैं गौरी जी, हमने तो अपनेपन से दीपक को यह खिलौना दिलाया है। गौरी, लेकिन सर यह सच में हमारी हैसियत से बाहर है, हम ऐसा खिलौना आज की स्थिति में दीपक को नहीं दिला सकते, तो फिर हम आपका यह खिलौना कैसे रख सकते हैं। अनुराग ने मुस्कुरा करके कहा, हमने कहा ना गौरी जी कि हमने बस प्यार से यह खिलौना दीपक को दिलाया है, हमने महंगा सस्ता सोच करके यह खिलौना नहीं खरीदा है, हमें यह खिलौना अच्छा लगा इसलिए हमने दीपक के लिए खरीद लिया था। इसलिए अब आप भी हमारी तरफ से दीपक के लिए यह गिफ्ट समझ करके रख लीजिए। गौरी, सर आपने अपना समझ करके यह खिलौना दीपक को दिलाया, आप उसके लिए शुक्रिया, लेकिन हम अपने बेटे को अपनी हैसियत से ज्यादा के खिलौने की आदत नहीं डाल सकते। हमारी जो हैसियत है हम उससे ज्यादा की आदत अपने बेटे में नहीं पड़ने देना चाहते। अनुराग ने गौरी को समझाते हुए कहा, मगर गौरी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर हमें पता होता कि आपको हमारा यह खिलौना लाना ठीक नहीं लगेगा तो हम खुद ही नहीं लाते, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यह खिलौना रख लीजिए। हमसे अनजाने में भूल हो गई है और हमारी इस भूल को हमारी नादानी समझ करके इस बार हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम ख्याल रखेंगे। गौरी, हम यह खिलौना नहीं रख सकते सर, आप यह खिलौना जा करके वापस कर दीजिए। अनुराग ने अब गौरी की कही बात का बुरा लग गया था और तब उसने सरोज से कहा, आप ही बताइए आंटी जी, ऐसा हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि गौरी जी हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं मान रही हैं, जबकि हमने कहा भी कि हमसे अनजाने में गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे, तब भी यह हमारी बात नहीं मान रही हैं। सरोज कुछ कहना ही चाह रही थी कि अनुराग ने उन्हें दीपक को दे दिया और गुस्से से अपना दिया हुआ खिलौना उठा लिया और गौरी की ओर देखते हुए कहा, हमने वैसे इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था गौरी जी कि आप हमारी बात का मान भी ना रख सकें। खैर, हम अपनी गलती के लिए फिर से आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। गौरी उससे कुछ कह पाती उससे पहले अनुराग वहां से हर्ट होकर के चल दिया था। बच्चे भले अपने भाव व्यक्त ना कर पा रहे हो, लेकिन शायद कभी कभी वह परिस्थितियों का अनुभव कर लेते हैं और ऐसा ही दीपक ने भी किया। जब अनुराग वहां से दीपक को छोड़ करके चला गया था तब उसने वहां के माहौल से महसूस किया जरूर कोई बात हुई है, इसलिए वह रोने लगा था। वैसे दीपक बहुत कम रोता था, शायद वह बचपन से ही समझदार था, लेकिन अनुराग के लिए वह अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और रोने लगा था। जब गौरी ने दीपक को रोते देखा तो उसने सरोज की गोद से दीपक को उठा लिया और उसे चुप कराने लगी, लेकिन दीपक चुप नहीं हुआ। तब उसने दीपक को समझाते हुए कहा, बेटा आपके अंकल से हमने कहा, इसलिए आप माँ से नाराज होकर के रो करके अपना गुस्सा निकाल रहे हो। लेकिन दीपक
अभी भी रोता जा रहा था। तब गौरी ने आगे फिर उसे समझाते हुए कहा, मगर हमने आपके अंकल को डांटा थोड़े ही है और ना ही हमने उनसे झगड़ा किया है, जो तुम इस तरह से रो करके हम पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। तुम ही बताओ हम फिर क्या करते। अंकल का महंगा खिलौना हम कैसे रख सकते थे बेटा। तुम्हारी माँ गरीब है बेटा। अभी तो अंकल तुम्हें खिलौना दिला देंगे, लेकिन फिर बाद में तुम्हें इतने अच्छे खिलौने कौन दिलाएगा। तुम्हारी इस गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि वह तुम्हें इतने अच्छे खिलौने दिला सके। कहते हुए गौरी की आंखों से आंसू निकल आए थे और पास बैठी सरोज की भी आंखें गौरी की बातों को सुन करके भर आई थी। गौरी की बात दीपक समझा था या नहीं यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन उसका रोना अब बंद हो गया था। तब गौरी ने दीपक के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हमारा प्यारा बेटा, शायद तुमने भी अपनी माँ का दर्द समझ लिया, तभी तो तुम चुप हो गए। और गौरी ने फिर आगे प्यार से दीपक से कहा, अब तो नहीं हो ना बेटा तुम अपनी माँ से नाराज। दीपक ने तब माँ के कंधे पर सिर रख दिया और आंख बंद कर ली। शायद अब उसे नींद आ रही थी और यह बात गौरी ने भी अनुभव की। तब गौरी ने फिर उससे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब दीपक सो गया तो गौरी ने धीरे से सरोज से कहा, मम्मी हम जाते हैं, अब दीपक सो गए हैं, इन्हें जा करके लेटा देते हैं। तब सरोज ने गौरी की ओर देखते हुए कहा, गौरी बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है, तुम दीपक को अभी हमारे बेड पर लिटा दो। गौरी ने फिर सरोज से कुछ नहीं कहा और दीपक को बेड पर लिटा दिया और फिर सरोज के पास बैठ गई। उसने सरोज से कहा, जी मम्मी कहिए आपको हमसे क्या बात करनी है। सरोज ने तब गौरी की ओर देखते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और इसलिए तुम बिना हमारे कहे भी समझ सकती हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। गौरी हम समझ रहे हैं मम्मी कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन आप ही बताइए फिर हम क्या करते। कैसे अपने बेटे को महंगे खिलौने की आदत डाल देने देते। आपसे तो कुछ छिपा नहीं है मम्मी, आप सब जानती हैं कि हम किस तरह मेहनत करके अपना और अपने बेटे का गुजारा किसी तरह से कर पा रहे हैं। फिर हम इतने महंगे खिलौने को रख करके अपने बेटे की आदत को कैसे खराब होने दे सकते थे। सरोज ने गौरी को समझाते हुए कहा, हम तुम्हारी बात को समझते हैं बेटा, लेकिन गौरी बेटा तुमने एक बार भी यह ख्याल किया है कि अनुराग को कितना बुरा लगा होगा तुम्हारी बातों से। वह तो दीपक के लिए इतने प्यार से वह खिलौना लेकर के आए थे और बेचारे सुबह से ही दीपक से कितने घुल मिल गए थे और दीपक भी तो उनके साथ कितने खुश थे। और तुमने अनुराग से इतना कुछ कह दिया बिना यह सोचे कि उन पर क्या गुजरेगी। गौरी हम जानते हैं मम्मी जी सर को हमारी बात का बुरा लगा होगा, लेकिन आप यकीन मानिए हमने सर को हर्ट करने के लिए कुछ नहीं कहा है और हम सर को हर्ट करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमने उनसे जो कुछ भी कहा है वह अपने हालात के चलते कहा है। लेकिन मम्मी हम सच कह रहे हैं कि हमारा मतलब सर को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। सरोज हम मानते हैं बेटा कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हें एक बार अनुराग की बात का मान रख लेना चाहिए था और तुम इस बार उनकी बात का मान रख करके उनसे आग्रह पूर्वक कह देती थी कि सर इस बार आपने यह खिलौना दिला दिया है, हम इसे रख लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से कोई भी खिलौना आप दीपक को मत दिलाइएगा। गौरी मगर मम्मी गौरी अपनी बात पूरी कह पाती सरोज ने बीच में बोलते हुए कहा, बेटा सच कहे तो अनुराग की तो कोई गलती भी नहीं थी। बेचारे कितने प्यार से यह खिलौना दीपक के लिए लाए थे, लेकिन तुमने उन्हें हर्ट कर दिया बेटा। तुमने जाते वक्त उनका चेहरा देखा था, बेचारे कितने दुखी होकर के यहाँ से गए थे। गौरी ने जब उदास होकर के कहा, हमें इस तरह से सर से नहीं कहना चाहिए था, हमने उस वक्त सिर्फ अपने और दीपक के बारे में ही सोचा, एक बार भी हमारे मन में यह ख्याल नहीं आया कि सर पर हमारी बातों से क्या गुजरेगी। आप ठीक कह रही हैं मम्मी कि हमें इस बार सर का मान रख करके खिलौना रख लेना चाहिए था और आगे के लिए उन्हें समझा करके मना कर देना चाहिए था। हमसे गलती हो गई मम्मी, हमने अनजाने में सर को बहुत हर्ट कर दिया। अब आप ही हमें बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए। सरोज तुमसे गलती हो गई है बेटा, इसलिए अब तुम्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। गौरी गलती तो हम भी सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलती को हम कैसे सुधारेंगे मम्मी, हमें क्या करना चाहिए। सरोज जब आज की तरह जब कल सुबह अनुराग तुम्हें मिलेंगे
तो तुम उनसे मिल करके अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना। गौरी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी मम्मी, हम कल सुबह ही सर से मिल करके माफी मांग लेंगे। दूसरे ही पल गौरी के चेहरे से खुशी गायब हो गई और उसने फिर कुछ सोचते हुए उदास होकर के सरोज से कहा, मम्मी सर हमें माफ तो कर देंगे ना। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।